हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं भाई क्रिस क्रॉस क्लासेस में। डिस्कस करने जा रहे हैं आज हमारी क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भाई भू संसाधन तथा कृषि। पहली बुक ऑलरेडी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, तो उसके लिंक सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मंडे से सैटरडे रेगुलरली क्लास चल रही है। दूसरी बुक के 5वें चैप्टर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे हम। पार्ट 1 का लिंक भी ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। डिटेल नोट्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में, और इसी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विज और बाकी सभी कंटेंट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट crisscrossclasses.in को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है चैप्टर में भाई। पहले पार्ट के अंदर हमने ये सभी टॉपिक्स कवर कर लिए थे, और आज दूसरे पार्ट में हम ये सभी टॉपिक्स कवर करके इस चैप्टर को टोटली फिनिश कर देंगे। और इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भाई हमारी जो ऑफिशियल ऐप है क्रिस क्रॉस क्लासेस की, वो गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट हो गई है। तो आप अभी के अभी जाकर चेकआउट कर सकते हैं और उसे डाउनलोड करके सभी क्लासेस की अपडेट, सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। तो चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें भाई। देखते हैं जरा आज का हमारा पहला टॉपिक, भारत की फसल ऋतुएं। तो भारत में मुख्य रूप से 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। मतलब यह है कि फसल ऋतुएं होती क्या है, तो देखो साल के अलग अलग दौर में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं भाई, फसल ऋतुएं बोलते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से 3 फसल ऋतुएं होती हैं, जिसमें से पहली है खरीफ। खरीफ ऋतु की फसलें मुख्य रूप से जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं। यानी जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जो कि जून से सितंबर के मध्य में भारत पर आता है, उस दौर में इन फसलों को बोया जाता है। उत्तरी भारत में इस ऋतु में मुख्य रूप से चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर जैसी फसलें बोई जाती हैं। जबकि दक्षिण भारत में हम देखें तो मुख्य रूप से चावल, मक्का, रागी, ज्वार तथा मूंगफली जैसी फसलें इस ऋतु में बोई जाती हैं। नेक्स्ट ऋतु है हमारी रबी। रबी ऋतु की फसलें अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च और अप्रैल के मध्य बोई जाती हैं भाई। तो जो रबी ऋतु की फसलें हैं वो कब से कब तक बोई जाती हैं भाई, अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च और अप्रैल के बीच में। ये ऋतु लिखा है भाई, ये मिस टाइप्ड है, ठीक है भाई, ये ऋतु है। तो इस दौर में बोई जाती है। उत्तर भारत में इस ऋतु में गेहूं, चना, सरसों, जौ जैसी फसलें बोई जाती हैं। जबकि दक्षिण भारत में हम देखें तो चावल, मक्का, रागी और मूंगफली जैसी फसलें इस दौर में बोई जाती है। नेक्स्ट ऋतु आती है हमारी जायद की ऋतु। जायद एक अल्पकालीन फसल ऋतु है। इसका समय मुख्य रूप से अप्रैल से जून तक होता है, यानी अप्रैल से जून तक के दौर में इस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। उत्तर भारत में अगर हम देखें तो जैसे वनस्पति सब्जियां हो गई, फल, चारा आदि फसलें इस दौर में उगाई जाती हैं। जबकि दक्षिणी भारत में चावल, सब्जियां और चारा जैसी फसलों को उगाया जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ आता है कि भाई भारत में कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो भारत में कृषि को मुख्य रूप से सिंचाई के साधनों के प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, कि भाई कृषि को इस आधार पर हम बांटते हैं कि किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था का उसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पहला तो है सिंचित कृषि और दूसरा है वर्षा निर्भर कृषि, यानी ऐसी कृषि जो सिंचाई पर निर्भर है और दूसरी जो वर्षा पर निर्भर है। तो सिंचित कृषि देखते हैं भाई, इन्हें भी आगे 2-2 भागों में बांटा जाता है। तो सिंचित कृषि क्या है, सिंचित कृषि में वर्षा के अलावा अन्य साधनों द्वारा फसल जो होती है उसे आवश्यक आर्द्रता प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए ट्यूबवेल के द्वारा पानी की सप्लाई करना, ड्रिपिंग मेथड हो गया। तो इन सब तरीकों से सिंचाई की जाती है फसल की। इसके उद्देश्यों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटते हैं। पहला तो है रक्षित सिंचाई और दूसरा है उत्पादक सिंचाई। तो रक्षित सिंचाई अगर हम देखें तो इस प्रकार की सिंचाई का मुख्य उद्देश्य होता है पानी की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना। यानी कि मान लीजिए उस क्षेत्र में बारिश तो होती है पर इतनी नहीं होती है कि फसलें ठीक प्रकार से बनी रहें, तो उन फसलों को ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिए कुछ उसमें सिंचाई की जाती है, ठीक है भाई। और इसे ही रक्षित कृषि बोलते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि वर्षा की कमी की वजह से फसलें खराब ना हो जाए, ठीक है। तो जहां पर वर्षा होती है पर फिर भी कमी रह जाती है, वहां पर रक्षित सिंचाई करके क्या किया जाता है भाई, जल की कमी को पूरा किया जाता है। दूसरी है हमारी उत्पादक सिंचाई। इसमें क्या किया जाता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो फसलों को सिंचाई द्वारा पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होता है। यानी जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है तो उस क्षेत्र में क्या करते हैं भाई, सिंचाई व्यवस्था द्वारा पूरा पानी उपलब्ध कराते हैं ताकि फसल ठीक प्रकार से उग सके और उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी होकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फसल की प्राप्ति की जा सके। अब अगर हम यहाँ देखें तो रक्षित सिंचाई की तुलना में उत्पादक सिंचाई में ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई थोड़ा सा पानी देते हैं अगर फसल खराब होने लगे तो,
जबकि उत्पादक सिंचाई में क्या करते हैं, पूरा पानी देते हैं, पूरी वो सिंचाई पर ही डिपेंडेंट होती है। तो इस वजह से उत्पादक सिंचाई में पानी ज्यादा लगता है और रक्षित सिंचाई में क्या होता है भाई, पानी कम लगता है। नेक्स्ट है हमारा वर्षा पर निर्भर कृषि। इस वर्ग में कृषि के उस प्रकार को शामिल किया जाता है जो जलापूर्ति के लिए पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होती है, यानी जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, तो इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं भाई। पहली कौन सी है, शुष्क भूमि कृषि। ठीक है भाई, और दूसरी कौन सी होगी, आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि क्या है, तो देखिए वह क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी जहां पर वर्ष भर में जो वर्षा होती है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ऐसी फसलें उगाते हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे कि रागी हो गया, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार, चारा फसलें। ये सब वो फसलें हैं जिन्हें किसकी आवश्यकता कम होती है भाई, जो पानी की आवश्यकता है वो कम होती है। इसी वजह से इन क्षेत्रों में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट होती है हमारी आर्द्र भूमि कृषि। आर्द्र भूमि कृषि वह क्षेत्र होता है जहां पर जो वर्षा है वो पौधों की जरूरत से ज्यादा होती है, यानी मान लीजिए जहां पर भर के बारिश होती है तो पौधों की आवश्यकता उससे आराम से पूरी हो जाती है। तो इन क्षेत्रों में ऐसी फसलें उगाते हैं जिन्हें पानी ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, जैसे चावल हो गया, जूट, गन्ना, इन सबको ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसीलिए इस क्षेत्र में इन सब फसलों को उगाया जाता है। अब हम देखते हैं कि भाई भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे चैट सेशन और कमेंट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं भाई। तो भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, देखिए खाद्यान्न, तिलहन, रेशेदार फसलें और कई अन्य फसलें उगाई जाती है। तो हम एक एक करके बात करेंगे खाद्यान्न फसलों के बारे में, देन तिलहन, देन रेशेदार फसलें और फिर बाकी की सभी फसलों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं भाई खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। तो भारतीय कृषि में खाद्यान्नों का एक विशेष स्थान है। ठीक है भाई, खाद्यान्न का मतलब होता है अनाज और हमारी दालें, तो इनका एक विशेष स्थान है। संपूर्ण भारत के बोए क्षेत्र पर, यानी संपूर्ण पूरे भारत में जितने क्षेत्र पर कृषि की जाती है उसके 2/3 भाग पर सिर्फ इन्हीं फसलों को उगाया जाता है, यानी कि अनाज और दालों को उगाया जाता है। खाद्यान्न भाग का मतलब क्या हो गया भाई, खाद्यान्न फसलों का मतलब 2/3 भाग का मतलब यानी कि 66%, अप्रोक्सीमेटली 66% से लेकर 67% तक के हिस्से पर क्या किया जाता है भाई, अनाज और दालें उगाई जाती हैं। अनाज की संरचना के आधार पर ही इसे अनाज और दालों में बांटा जाता है। तो खाद्यान्न फसलों में अनाज भी आते हैं और दालें भी आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, अनाज के बारे में। तो भारत में कुल बोए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। ठीक है भाई, कितने हिस्से पर, 54% हिस्से पर अनाज बोए जाते हैं। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आता है। भारत में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन किया जाता है और इन्हें दो भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है भाई, उत्तम अनाज जैसे चावल और गेहूं हो गए, और साथ ही साथ मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी वगैरह हो गए। तो एक एक करके देखते हैं सबके बारे में। सबसे पहले देखते हैं चावल। तो भारत विश्व के लगभग 21.2% चावल का उत्पादन करता है और चीन के बाद विश्व में इसका क्या है भाई, दूसरा स्थान है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 1/4 भाग पर क्या किया जाता है भाई, चावल बोया जाता है, यानी 1/4 हिस्से पर, सिर्फ 25% हिस्से पर तो सिर्फ चावल बोया जाता है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, यहां पर चावल बोया जाता है। और अगर हम देखें तो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे क्षेत्रों में जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है किसकी भाई, चावल की, वो सबसे ज्यादा है। यानी एक हेक्टेयर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में चावल का उत्पादन होता है वो इन राज्यों के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बाजरा। तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.2% हिस्से पर बाजरा उगाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में इसे बोया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मक्का। तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 3.6% भाग पर क्या बोया जाता है भाई, मक्का। अगर हम राज्य देखें तो मुख्य रूप से कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और यूपी जैसे राज्यों में मक्के को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। और मक्के की पैदावार दक्षिण भारत में ज्यादा है, यानी दक्षिण भारत में ज्यादा मक्का पैदा किया जाता है प्रति हेक्टेयर, जबकि उत्तर भारत तक अगर हम आते हैं तो इसकी मात्रा क्या होती जाती है भाई, कम होती चली जाती है। गेहूं के बारे में बात करते हैं। तो भारत का दूसरा जो प्रमुख अनाज है वो कौन सा है भाई, गेहूं है। भारत विश्व का लगभग 11.7% गेहूं का उत्पादन करता है और देश के कुल क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है।
मुख्य रूप से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गेहूं उगाया जाता है। और सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादकता कहां पर है भाई? पंजाब और हरियाणा में। नेक्स्ट है हमारा ज्वार। तो कुल भारत के क्षेत्र के लगभग 5.3% हिस्से पर ज्वार बोया जाता है। राज्य अगर हम देखें तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ज्वार की खेती की जाती है। और पूरे भारत का लगभग आधे से ज्यादा जो ज्वार का उत्पादन है वो अकेले महाराष्ट्र करता है। यानी महाराष्ट्र में आधे से ज्यादा ज्वार का, जितने पूरे देश में उत्पादित होता है उसका आधे से ज्यादा ज्वार अकेला कौन उत्पादित करता है भाई? महाराष्ट्र। इसके बाद आती है भाई दाल। तो भारत में विश्व में, यानी जो भारत है हमारा, वो विश्व में दाल उत्पादन के प्रमुख देशों में से एक है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 11% हिस्से पर दालें बोई जाती हैं। और चना और अरहर क्या है भाई? भारत की प्रमुख दालें हैं। चने के बारे में अगर हम देखें तो कुल बोए गए क्षेत्र, कुल बोए गए क्षेत्र का मतलब है कि भारत में जितने क्षेत्र पर कृषि की जा रही है उस क्षेत्र के लगभग 2.8% भाग पर चने की खेती की जाती है। मुख्य राज्य अगर हम देखें तो जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान, ये सब राज्य हैं जहां पर मुख्य रूप से चना उगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अरहर। तो अरहर देश की दूसरी प्रमुख दाल है। इसे लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर क्या की जाती है भाई? अरहर की खेती की जाती है। और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से है भाई? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश क्या है भाई? इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आगे चले अगर हम, तो हमारे पास आता है तिलहन। तो तिलहन के अंदर, तिलहन होते क्या है भाई? तो देखो, खाद्य तेल के उत्पादन के लिए तिलहन की खेती की जाती है। ठीक है भाई, जैसे आपका सरसों वगैरह हो गया, जिससे क्या किया जाता है भाई? खाद्य तेल की पूर्ति होती है। मालवा के पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर इन तिलहन फसलों को बोया जाता है। तिलहन फसलों में भारत में मुख्य रूप से मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी उगाए जाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं भाई। मूंगफली सबसे पहले, तो भारत विश्व में लगभग 15% मूंगफली का उत्पादन करता है। ये भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% हिस्से पर क्या की जाती है भाई? बोई जाती है। और देश में अगर हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो अन्य तिलहन के अंदर जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। सोयाबीन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। और ये दोनों राज्य मिलकर भाई क्या करते हैं भाई? पूरे देश का 90% से ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। सूरजमुखी की जो फसल है वो मुख्य रूप से राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इससे जुड़े महाराष्ट्र के कुछ भागों में बोई जाती है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा रेशेदार फसलें। तो भारत में कपड़ा, थैला, बोरा व अन्य प्रकार का सामान बनाने के लिए रेशेदार फसलों को उगाया जाता है। रेशेदार फसलें होती क्या है? जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, जिनसे रेशे बनते हैं और उसके बाद आगे जाकर कपड़ा, थैला, बोरा आदि चीजें बनती हैं। तो सबसे पहले अगर हम कपास देखें तो कपास के उत्पादन में चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी दूसरे स्थान पर है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग 4.7% हिस्से पर कपास बोया जाता है। और अगर राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है। ठीक है भाई। जूट की बात करें तो भारत में विश्व का लगभग 60% जूट का उत्पादन किया जाता है। सोचो, 60% अकेला भारत उत्पादित करता है। जबकि भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 0.5% क्षेत्र पर ही इसे उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल भारत के कुल उत्पाद का लगभग 60% उत्पादन करता है। यानी पूरे देश में जितना जूट का उत्पादन होता है उसका 60% अकेले कौन करता है भाई? पश्चिम बंगाल करता है। और इसके अलावा बिहार और असम भारत के अन्य प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है। अन्य फसलों में अगर हम देखें तो इन सभी फसलों के अलावा गन्ना हो गया, चाय, कॉफी भारत के अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। तो गन्ने के बारे में बात करें तो ब्राजील के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। भारत में लगभग विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2.4% हिस्से पर गन्ने की कृषि की जाती है। अकेला उत्तर प्रदेश पूरे देश के लगभग 40% गन्ने का उत्पादन करता है। और बाकी राज्यों को अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश भी गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है वो चाय है भाई। चाय एक रोपण कृषि है जिसका प्रयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। आप सभी को पता होगा चाय का पीने के लिए उपयोग किया जाता है
और इसे उगाया कैसे जाता है भाई? रोपण कृषि के द्वारा, जिसके अंदर फसलों को यानी छोटे छोटे पौधों को क्या किया जाता है? रोपा जाता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप पिछली वाली बुक का 5वां चैप्टर प्राथमिक क्रिया एक बार जाकर देखें, उसमें अच्छे से बताया गया है। तो विश्व में भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है, और विश्व की लगभग 21.8% चाय का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। भारत में अगर हम देखें तो असम लगभग 53.2% चाय का उत्पादन करता है भारत के लिए, और असम के अलावा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आती है कॉफी। तो भारत में कॉफी का विश्व का लगभग 3.7% उत्पादन किया जाता है। कॉफी उत्पादन के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है, और भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में मुख्य रूप से कॉफी की कृषि की जाती है, और अकेला कर्नाटक ही पूरे देश के 2/3 से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है, यानी 66 से 67% उत्पादन जो है वो अकेला कौन करता है भाई? कर्नाटक करता है। इसके बाद देखते हैं भाई, अब यहां तक हमारी फसलें समाप्त हो जाती है। अब हमें बात करनी है कि भारत में कृषि का विकास कैसे हुआ। तो देखो, स्वतंत्रता से पहले भारत में कृषि मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी। इसका मतलब क्या है कि लोग जो उगाते थे उसे खुद ही यूज कर लेते थे, उसे बेचते नहीं थे। ठीक है भाई, तो उनका जो मेन मोटिव होता था कि जो उत्पादन किया जाए उससे उनका भरण पोषण हो जाए। पर आजादी के बाद भारतीय सरकार ने बड़े स्तर पर कृषि सुधारों की शुरुआत की, जिस वजह से कृषि की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि आई, और इसी वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है भाई? हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। आपने अपनी पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। तो हरित क्रांति उस दौर को कहा जाता है जब भारत में खाद्यान्न उत्पादन में एकदम से अत्यधिक वृद्धि हुई। ये दौर कौन सा था भाई? 64 से 67 का। हरित क्रांति आई कैसे? तो देखो, देश में खाद्यान्न की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने क्या किया? खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि पर ध्यान दिया। उन्होंने कोशिश की कि खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया? देखो, सबसे पहले तो किसानों को अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराए। ठीक है भाई, तो सरकार ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए ताकि किसानों की पैदावार में वृद्धि हो सके। भूमि अनुसार उत्पादन की सलाह दी, यानी आपकी भूमि पर जो फसल बेहतर तरीके से उग सकती है उन्हें उगाने की सलाह दी किसानों को। ठीक है भाई, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? अधिक सहायता उपलब्ध कराई, यानी उन्हें अधिक मदद उपलब्ध कराई, आर्थिक मदद उपलब्ध कराई। साथ ही साथ उन्हें शिक्षित किया ताकि सभी किसान क्या कर सके? अच्छे से फसलों का उत्पादन कर सके। तो अब हमें देखना है कि भाई हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या रहे, यानी ये सब करने का प्रभाव क्या हुआ। तो देखो, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। तो सरकार के प्रयासों और किसानों की मेहनत के कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बने। तो धीरे धीरे जो हमारा देश है, जो पहले दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, अब वो क्या बन गया? आत्मनिर्भर बन गया। तो मात्रा यानी इतनी ज्यादा बढ़ गई उत्पादन की कि भारत जो पहले खाद्यान्न का आयात किया करता था, अब वो निर्यात करने लगा। यानी पहले हम दूसरे देशों से मंगाते थे, अब हम उन्हें भेजने लगे। और साथ ही साथ कृषि में नई तकनीक का प्रयोग शुरू हुआ। तो सरकार के प्रोत्साहन के कारण कृषि में नई तकनीक का प्रयोग शुरू हुआ, जिससे कृषि की उत्पादकता में क्या हुई भाई? वृद्धि हुई। इसके बाद अगर हम देखें तो मध्यम कृषक वर्ग का उदय हुआ। तो देश में एक मध्यम कृषक वर्ग का उदय हुआ जिसे हरित क्रांति का लाभ हुआ था। यानी कि जो पहले गरीब किसान थे वो जल्दी जल्दी से क्या करके भाई? अच्छे से कृषि करके सरकार की मदद उठाकर धीरे धीरे किस में बदल गए भाई? मध्यम कृषक वर्ग में बदल गए। और उसी के साथ साथ कृषि में व्यापारीकरण की शुरुआत हुई। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोग उत्पादन किस लिए करते थे भाई? जीवन निर्वाह के लिए, यानी उनका जो मेन मोटिव होता था कि भाई अपना खर्चा चल जाए किसी तरीके से। पर धीरे धीरे जब किसानों ने ऐसी फसलें उगानी शुरू की जिसे बाजार में वो बेचकर अच्छा लाभ कमा सकते थे, तो इस तरीके से कृषि में व्यापारीकरण की शुरुआत हुई। पर यह सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं रहा, हरित क्रांति के कुछ नेगेटिव प्रभाव भी हुए। क्या क्या नेगेटिव प्रभाव हुए भाई? देखो, तो केवल कुछ किस्म की फसलों जैसे कि चावल, गेहूं आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई, बाकी किसी क्षेत्र में कोई इतनी खास वृद्धि देखने को नहीं मिली। हरित क्रांति का प्रभाव कुछ देशों जैसे कि कुछ क्षेत्रों जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि तक सीमित रहा। पूरे भारत में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला। अमीर किसान जो थे वो और अमीर हो गए, और गरीब किसानों की स्थिति में कोई खासा सुधार नहीं आया। कुछ गरीब किसान मध्यम वर्ग में आ गए, बट सभी के लिए स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही। तो अमीर किसान जिनके पास संसाधन थे उन्होंने सरकार की मदद की वजह से जल्दी से ग्रो कर लिया। ठीक है, जबकि जो बहुत ही गरीब किसान थे उनको इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और हरित क्रांति का फायदा संपूर्ण भारत में नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ कुछ क्षेत्रों में ही फसल उत्पादन में क्या आई भाई? वृद्धि आई। अब हमें देखना है कि भाई भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या हैं। तो अगर हम गौर करें तो भारतीय कृषि में निम्नलिखित समस्याएं हैं।
पहला तो भाई मानसून पर निर्भरता। आज भी हमारे देश की एक बहुत ऐसी बड़ी जनसंख्या है कृषकों की जो अपनी फसल उत्पादन के लिए वर्षा पर निर्भर है। यानी अगर वर्षा ना हो तो उनकी की पूरी फसलें क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। इस वजह से ये एक पहली समस्या है। नेक्स्ट है निम्न उत्पादकता, यानी कि एक क्षेत्र में जितना उत्पादन होना चाहिए, एक जमीन पर जितनी फसल उगाई जा सकती है उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है हमारे देश के अंदर, तो ये समस्या है। उसका अगला है कि भाई संसाधनों की कमी, कि किसानों के पास इतने संसाधन नहीं है, इतने पैसे नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अच्छे से कृषि कर सके। भूमि सुधारों की आवश्यकता है भाई हमारे देश के अंदर, ताकि क्या किया जा सके, कृषि को बढ़ाया जा सके। विखंडित जोतों की समस्या, यानी छोटे छोटे बहुत सारे खेत बटे हुए हैं जिस वजह से उन खेतों पर ठीक प्रकार से कृषि नहीं हो पाती, तो उसे खत्म करने की जरूरत है। व्यवसायीकरण का अभाव है भाई देश के अंदर, जो कृषि है हमारी उसके अंदर व्यवसायीकरण का अभाव है। यानी किसान अभी भी ऐसी फसलें उगा रहे हैं जो कि सब उगा रहे हैं, बल्कि उन्हें वो फसलें उगानी चाहिए जिनकी मार्केट में डिमांड है, ताकि वो उन्हें बेचकर लाभ कमा सके। तो व्यवसायीकरण का अभाव है। और साथ ही साथ धीरे धीरे जो कृषि योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर इतनी बड़ी जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्याधिक कृषि की जा रही है। ठीक है भाई, तो आई होप कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। यहां पर हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कल आपको वीडियो मिलेगी 6 चैप्टर की, और जल्दी ही हम इस पूरी बुक को क्या करेंगे भाई, फिनिश कर देंगे। नोट्स का लिंक आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्सनल इंटरेक्शन और बाकी सभी क्लासेस की अपडेट्स के लिए। या फिर हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करके भी आपको क्लासेस की अपडेट्स मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए जो हम रेगुलरली आपके लिए लाते रहते हैं। आज शाम में 8:30 बजे हमेशा की तरह मेंटी क्विज चलेगा, तो सभी बच्चे उसे ज्वाइन करें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। Thanks a lot.